जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। एक युवक बहुत तेज गति से चला जा रहा था। किसी ने उससे टोक कर पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, पता नहीं। तेज गति से जाते हुए युवक को टोक कर किसी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, पता नहीं। सामने वाले ने हैरान होकर पूछा, आ कहाँ से रहे हो? कहा, पता नहीं। वो विस्मय विमुग्ध हो गया और पूछा, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं। क्यों जा रहे हो? कहा, पता नहीं। अब तो एकदम विस्फारित नेत्रों से उसे देखते हुए पूछा कि भैया मेरे, कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। क्यों जा रहे हो? पता नहीं। तो ये तो बता कि तू है कौन? जानते उसने क्या जवाब दिया? पता नहीं। समझ गए? इस आदमी को क्या कहेंगे? पता नहीं। यही है ना? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बस यही कहानी आज के मनुष्य की है। आज जिस युग में हम दौड़ रहे हैं, इसमें हर क्षण एक गति है, पर गंतव्य नहीं। गति है, गंतव्य नहीं। लोग तेजी से भाग रहे हैं, पर क्यों भाग रहे इसका कोई अता पता नहीं। मनुष्य के मन में पलने वाली अपेक्षाओं का विस्तार दिनों दिन बढ़ रहा है। उसके हृदय की भौतिक आकांक्षाएं नित्य पांव पसार रही है। भौतिक संसाधन इस तरह से बढ़ गए कि अपनी उंगलियों के इशारे पर सब कुछ हासिल हो सकता है। उंगली के थोड़े से संकेत पर दुनिया भर का भोजन और मन चाहा मनोरंजन का साधन आप अपने पास मंगवा सकते हैं ना। केवल एक हल्का सा तो उंगली चलाना है। कितनी तेज गति हो गई है। हम सूचनाओं के विस्फोट के युग में जी रहे हैं, जिसमें ज्ञान का अथाह सागर है और हमारे मन में नित्य प्रति नए संसाधनों के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे अनगिनत ऐप्स हो, उसमें नित्य नई लहर उत्पन्न होकर के समा रही। इन सब के मध्य हमारे भीतर का मनुष्य खोता जा रहा है, जो आज के युग की सबसे बड़ी विडंबना है। हमारे पास सूचनाएं तो पर्याप्त हो है, लेकिन उसका उपयोग क्या किया जाए, कितना किया जाए, ऐसी समझ और विवेक का अभाव है। समझ और विवेक के अभाव में सूचनाएं हमारा कभी कल्याण नहीं करती, वह हमारे दिमाग का बोझ बनकर रह जाती है। आज हम देख रहे हैं कि इस युग में मनुष्य भौतिक रूप से बहुत समृद्ध हुआ है। टेक्नोलॉजी नित्य प्रति नए रूप में हमारे सामने आ रही है। संसाधनों का अंबार बढ़ता जा रहा है।
आज जितने संसाधन हैं अतीत में वैसे नहीं थे। सुख सुविधाएं आज जितनी हैं बीते दिनों में वैसी नहीं थी। और मनुष्य के पास आज जितना ज्ञान है उतना पीछे के लोगों में नहीं था। लेकिन हम थोड़ा पीछे लौट कर देखते हैं तो पाते हैं भले सुख साधनों में सुविधाओं में कमी थी पर लोगों के सुख में कमी नहीं थी। लोग आज से कहीं ज़्यादा सुखी थे। संसाधनों की भले कमी थी। आज से पहले संसाधनों की कमी भले थी पर संवेदनाओं की भरमार थी। आज जैसी सूचनाएं भले नहीं थी पर समझ आज से कहीं ज्यादा अच्छी थी। आखिर ये सब क्यों है? इसकी जड़ में हमें जाने की जरूरत है। मुझे दिखता है कि आज मनुष्य बाहर से तो बहुत सच संवर रहा है लेकिन भीतर से खोखला होते जा रहा है। आज व्यवस्था भी कुछ ऐसी बन गई। जिम और ब्यूटी पार्लर ने आपको बाहर से बहुत समर्थ बना दिया, उसके लिए आपने इनका उपयोग किया, लेकिन आपकी आत्मा का क्या स्तर है, आपके भावों और विचारों की क्या स्थिति है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं अक्सर कहता हूँ आपकी फोटो तो अच्छी है, एक्सरे बिगड़ी हुई। फोटो अच्छी हो और एक्सरे खराब हो तो ये आदमी के लिए बहुत संकट है। हमें इस पर विचार करना चाहिए। हर मनुष्य को आज इन बातों पर थम कर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि मेरी अंदर की स्थिति क्या है। हर मनुष्य इस ऊपरी चमक में मुग्ध हो गया है। ऊपरी चमक में इस कदर मुग्ध हो गया कि सब बातों को भूलता जा रहा है और उसी में लगा है। संत कहते हैं ऊपर से समर्थ होना बुरा नहीं है पर केवल ऊपरी सामर्थ्य अच्छी बात नहीं है। भीतर से परिपक्व होना चाहिए। आज के मनुष्य की स्थिति देख करके तो ऐसा लगता है कि उसकी बाह्य शक्तियाँ जितनी अधिक विस्तीर्ण हो रही है वह खुद अंदर से उतना ही शक्ति क्षीण होता जा रहा है और उसका असर उसके जीवन व्यवहार में भी दिखता है। आज मनुष्य बातें समझदारों की करता है और व्यवहार में पागलपन दिखाई पड़ता है क्योंकि अंदर से कमजोर है। अंदर से अपने आप को मजबूत बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हम हर वर्ग को देख ले, अब तो मूल में ही भूल दिखती है। एक नन्हा सा बच्चा जिसने अभी दुनिया को देखने के लिए आंखें भी ढंग से नहीं खोली, आज उस छोटे से बच्चे को भी हम देखते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए वो अपनी दुनिया में खो जाता है। एक युवा जिसे अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाना चाहिए वह भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे अनुत्पादक कार्यों में अपनी शक्ति को खपा रहा है। एक वयस्क दिन भर अपने व्यवसाय या प्रोफेशन के कार्यों में व्यस्त, घर के कार्यों में व्यस्त, सामाजिक जिम्मेदारियों में व्यस्त, उसके पास भी कहीं अपने लिए समय नहीं है। एक बुजुर्ग जो सबके बीच रहते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करता है, जिसके लिए उसका कोई नहीं है। आज देखते हैं कि आज के इस दौर में सबसे
बड़ी क्षति कुछ हुई है तो वह मनुष्य की आंतरिक समझ और संवेदना की इसने हमारी निजता को खो दिया। आज हर व्यक्ति एक आभासी जीवन में जीने का आदी हो गया। मैं अंदर कैसा हूं मुझे उससे मतलब नहीं, मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, मुझे लाइक कितने लोगों ने किया, मुझे शेयर कितने लोगों ने किया, उसी गिनती में लगे हो। तुम कहां हो इस भीड़ में, इसे तो देखो। सब कुछ तहस नहस हो गया। इसका कुपरिणाम है जो हमारे सामने एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है, वह है विचलित मन, विकृत भावना और व्यस्त जीवन। हर व्यक्ति का मन विचलित है क्योंकि मन के लिए कोई दिशा नहीं है। चाहे जितनी चीजें उसके पास आ रही है और उसके पास उसको समझ करके निर्णय लेने का धैर्य भी नहीं है और विवेक भी नहीं है। क्या करूं क्या ना करूं, इसी उधेड़ बुन में वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। सब कुछ उसका तहस नहस होता जा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या है। मनुष्य की भावनाएं अब वो नहीं रही जैसी होनी चाहिए। परस्परता, प्रेम, परस्परता, सहजीवन, आत्मीयता, बंधुत्व, करुणा, दया, क्षमा, परोपकार आदि की जो भावनाएं थी, अब उसका स्थान अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, विद्वेष, वैर और वैमनस्य की भावना ने ले लिया है। अंदर से किसी की भावनाएं आज पवित्र नहीं दिखती। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की दुर्भावनाओं से ग्रसित दिखाई पड़ता है और इन सब के साथ व्यस्त जीवन शैली, जिसके जीवन में केवल और केवल भागम भाग है, आपाधापी है, जिसके अंतहीन दौड़ में मनुष्य दौड़ तो रहा है पर उसे ये पता नहीं कि मुझे पहुंचना कहां है। इसने उसे अंदर से बेहद कमजोर बना दिया है, चित्त और चेतना को खोखला कर दिया है। इसका ही एक कुपरिणाम है कि आज हर मनुष्य बाहर से तो अपने आप को बहुत खुश दिखाता है ना। और आप लोग भी देखो अपने स्टेटस पे जो फोटोए डालते हैं, बिल्कुल छाटे हुए, एडिटेड, एकदम चमक वाले। पर मैं आपसे पूछता हूं, अपनी फोटो जैसी दूसरे को दिखाते हो, भीतर वैसा घट रहा है? विचार करो। भीतर वैसा घटे तब तो बात है, लेकिन जो केवल बाहर बाहर की दुनिया में उलझ करके रह जाएगा, उसके जीवन की दशा ऐसी ही भयावह बनती है। और उत्तरोत्तर आजकल लोगों के साथ ऐसा होने लगा है। आज के इस दौर में 5 महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिसका उल्लेख हमने इस पुस्तक में लिखा है। जितनी बातें कही उन सब का सार इन 5 चुनौतियों में आएगा और इन सब का समाधान भावना योग है। मेरा उद्देश्य समस्याओं को गिनाने का नहीं है। मेरा ध्येय आज की परिस्थितियों से अवगत कराने का नहीं है। मेरा ध्येय आपको समस्याओं से बाहर निकालने का है, आपकी उलझनों को सुलझाने का है। और इन सब का एक सशक्त माध्यम है भावना योग। 5 प्रमुख चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है सूचनाओं का बवंडर, जिसके कारण
मनुष्य के अंदर घोर अस्थिरता आ रही है। कितनी सारी सूचनाएं आपको प्राप्त हो रही, सब चीजें तो आज आपके मोबाइल में उपलब्ध है। ये चीजें एक दृष्टि से अच्छी भी हो सकती है, लेकिन तब जब आपको ऐसी समझ हो कि मुझे किसको कितनी प्रमुखता देनी है और किस पर कितना ध्यान रखना है। आज तो लोग अधिक से अधिक खबरें एकत्रित करने में लगे रहते हैं और विभिन्न माध्यमों से वैसी खबरें संग्रहित करते रहते हैं, पर उन्हें इन खबरों के भ्रमजाल में खुद की खबर ही नहीं बचती। ज़्यादातर नकारात्मकताएं हम पर हावी होती है, जो हमारे अंदर की संवेदनाओं को बुरी तरह प्रभावित करता है, जो हमें भीतर से विचलित और बेचैन कर देता है। ये सूचनाओं की स्थिति है जो उत्तरोत्तर हमारे जीवन में दिख रही है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसका ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। हम इन सूचनाओं के भ्रमजाल से अपने आप को बचा सकते हैं भावना योग से। यदि मनुष्य नियमित सामायिक का अभ्यास करे, ध्यान का अभ्यास करे, तो उससे उसके अंदर मेंटल फाइलिंग की क्षमता विकसित होती है। क्या अभी तो जो आ रहा है सब भर अनफिल्टर्ड, सारा कचरा दिमाग में जा रहा है और तुम्हारे अंदर ऐसा रंच मात्र भी विवेक नहीं है, धैर्य नहीं है, समझ नहीं है कि इसमें से किसको मैं संभाल के रखूं और किसको बाईपास करूं। अनावश्यक चिंता और मन पर बोझ इन सूचनाओं के कारण होता है। लोगों में भांति भांति की व्यग्रता और बेचैनी भी इन कारणों से होती। यदि आप नियमित सामायिक के अभ्यासी हो जाओ, ढंग से सामायिक करना शुरू करो और आत्मा के सहज, शांत, शुद्ध और शाश्वत स्वरूप का स्मरण करना शुरू कर दो, तो आपके मस्तिष्क की स्थिति कुछ अनुकूल बनेगी और उससे आपकी मेंटल फाइलिंग की क्षमता विकसित होगी। आपके पास सूचनाएं चाहे जहां की आएगी, लेकिन संग्रह आप उसी का करेंगे जिसका आपको करना है। अगर ये चीजें नहीं हुई तो अनावश्यक और अनपेक्षित बातें मस्तिष्क में संग्रहित होगी, जो पूरे जीवन को विचलित करेगी। करेगी क्या, कर रही है। सब कोई लोग भुगत रहे हैं जो मनुष्य को अंदर से तोड़ रही है। सामायिक इसमें एक अच्छा माध्यम है। और पूरा भावना योग जब हम करते तो स्वयं के साथ केंद्रीकरण होता है, उचित अनुचित का बोध होता है। औचित्य के बोध से संपन्न व्यक्ति ही सही चीज को ग्रहण करता है, गलत चीजों से बचता है। अभी तो जो आता है सब पड़ जा रहा है, जमा होता जा रहा है। भैया छन्ना तो लगाओ। पानी को आप भले छान लेते हो, पर विचारों को कहाँ छान पाते हो। संत कहते जैसे जितना जरूरी पानी को छानना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी विचारों को छानना है। चाहे जिस विचार के प्रवाह में उलझने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने जीवन को स्थायी रूप से सुखी बनाने में भावना योग हमारे लिए एक कारगर निमित्त बनता है। यदि हम नियमित भावना योग करें तो आपके सामने चाहे जैसी सूचनाएं क्यों ना हो, पहली बात तो आप प्रयोजनहीन सूचनाओं पर ध्यान ही नहीं देंगे, और यदि कदाचित सूचनाएं आ भी गई तो आप उससे सीख लेंगे, उससे प्रभावित नहीं होंगे, आप प्रभावित रहेंगे। यह अभ्यास अपने अंतर मन में जगना चाहिए। दूसरी बात, अति व्यस्त जीवन शैली जो हमें अस्त व्यस्त बना रही है, जिसके कारण
हमारी व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। व्यस्तताओं का अंतहीन चक्र है। हर आदमी तो व्यस्त है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज जी, पहले आदमी को हर काम अपने हाथों से करना होता था। आज से 50 साल पुरानी बात को लेकर चलें, कुएं से पानी भरना पड़ता था, हाथ से चक्की पीसना पड़ता था, घर का सारा काम अपने हाथों से करना पड़ता था, भोजन बनाने के लिए चूल्हा फूंक फूंक करके जलाना पड़ता था, और पढ़ाई करने के लिए लालटेन लेना पड़ता था। 50 साल पहले की दुनिया ऐसी ही थी। उसने कहा, महाराज, आज कितने सारे संसाधन विकसित हो गए। पानी के लिए केवल नल खोलना है, चूल्हा जलाने के लिए भी कोई कठिनाई नहीं है, अब तो सीधे गैस ऑन करना है। खाना बनाना इतना सरल हो गया कि अब तो खड़े खड़े बना लेते हैं। चूल्हा फूंकने की अब स्थिति नहीं रह गई। सब काम हमारे लिए आसान हो गया, लेकिन इसके बाद भी आज समय नहीं है। क्या है? समय नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारा काम आसान हुआ है तो हमारा समय बचना चाहिए। पर आज उत्तरोत्तर देखने में ये आ रहा है कि व्यस्तता बढ़ रही है। कहाँ व्यस्त हो गए हम? कभी आपने विचार किया कहाँ खो रहा है समय? बस इतना कहूँगा, पहले समय अपने पास रहता था, अपने लिए रहता था। अब समय आभासी दुनिया में खो रहा है और उससे हमारा पूरा जीवन ही खो रहा है। समय नहीं, रत्ती भर काम नहीं और क्षण भर की फुर्सत नहीं। ऐसे व्यस्त, ऐसे व्यस्त, ऐसे व्यस्त, पूछो मत। समय के अभाव में आपसी स्नेह और सद्भाव भी खत्म हो रहा है। पति लौट कर आया रात के 12 बजे, बोले जल्दी खाना लगा। पत्नी ने कहा, ये कोई टाइम है आपका रात के 12 बजे आने का? बोले बोल मत, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे मरने की फुर्सत नहीं है। बोल मत, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे मरने की फुर्सत नहीं। पत्नी भी झल्लाई। उसने कहा, ठीक है, मरना है तो थोड़ा ठहर कर मरना, क्योंकि मैं भी व्यस्त हूँ, मुझे रोने की फुर्सत नहीं। कितना करारा व्यंग है। सब व्यस्त हैं। मुझे लगता है लोग व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त हैं। व्यस्त होने का मतलब किसी ठोस योजना, उद्देश्य या कार्य में निरत रहना, और अस्त व्यस्त होने का मतलब है उद्देश्य विहीन कार्यों में, अनुत्पादक कार्यों में अपना समय खोना। भावना योग हमारे जीवन को सोद्देश्य बनाते, हमें एक उद्देश्य से जोड़ता है, जो हमारे जीवन के मूलभूत ध्येय से हमें जोड़ता है, जिसके कारण हमारे सामने हमारा मकसद उपस्थित होता है। यदि ये वो हम अपने जीवन में लाएं तो हमारे जीवन की सारी चीज़ें अपने आप बढ़ती है और हम अपने जीवन को व्यवस्थित करने में समर्थ हो सकते हैं। उद्देश्य तो रखो भाई, किसके लिए, क्यों, कितना, कब, ये विवेक, ये समझ। यदि हम भावना योग के माध्यम से नियमित प्रार्थना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान का कार्य करते हैं, तो ये हमारे लिए मददगार बनता अपने समय के प्रबंधन में। एक बात ध्यान रखना, सबके लिए समय तो 24 घंटे का ही है। आज जीवन में जो सफलता के शिखर पर पहुंच गए वे लोग, और जो समय का रोना रोते हुए अपनी असफलता का ठीकरा फोड़ते हैं वे लोग। समय तो सबके लिए 24 घंटे का ही है।
25वें घंटे का दिन तो दुनिया के किसी कोने में नहीं है ना। अंतर क्या है? जो समय का मूल्य पहचान कर समय को ठीक तरीके से प्रबंधित करते हैं, नियोजित करते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, 100 देश जीवन जीते हैं, वे सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। और जो समय का सही मूल्यांकन नहीं करते और जिनका जीवन उद्देश्य से अनुबंधित नहीं होता, वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। व्यस्तता बुरी चीज नहीं है, पर अस्त व्यस्त रहना अच्छी बात नहीं। अनुत्पादक कार्यों से अपने समय को बचाओ। आप देखिए, आज अगर आप पाओगे, कल मुझसे एक युवक ने कहा कि महाराज मैं दफ्तर में गया तो मेरे दफ्तर के प्रमुख ने मेरा फ़ोन लिया और फ़ोन लेकर के मुझसे पूछा, देखा और दिखाया मुझे खुद को कि दिन भर में कितना समय तुम्हारे ऑफिस के टाइम में फ़ोन कॉल में गया। और बोला महाराज जी उन्होंने मुझे समझाया कि देखो ये समय कितना कीमती समय है, दफ्तर में सारे काम करना है जो हमारे बिजनेस को ग्रोथ देता है। ये जो हमने अनुत्पादक कार्यों में अपना समय गंवा दिया, चाहे जब चाहे जिसने बात कर ली, भाई मेरा जो कार्यालयीन समय है उस समय में आम आदमी से कोई बात नहीं करूँगा, आप उसमें अपना फ़ोन को बंद कर दीजिए, बात मत करिए, और ज़्यादा है तो उसमें एक मैसेज डाल दीजिए कि आपको जो भी ज़रूरी काम है आप फ़ोन पे मैसेज आप रजिस्टर्ड कर दें, मैसेज डाल दें, हमारी बात तो अब ऑफिस आवर के बाद ही होगी। मैसेज डाल दीजिए। और अगले ने कोई मैसेज डाला, आप देख लीजिए बहुत ज़रूरी काम है तो रिप्लाई दे दीजिए, और गैर जरूरी काम है तो आपके 10 से 5 का ऑफिस का टाइम है, 5 बजे के बाद करिएगा। और 5 बजे के बाद भी करिए तो ये नहीं कि फिर दिन भर फोन ही में लगे रहो। आजकल एक शब्द एक ने कहा, महाराज जी मेरे बेटे को समझाओ। बोले क्या? बोले दिन भर फोन में ही घुसा रहता है, फोन में ही घुसा रहता है। मतलब क्या है? जो फोन में ही मग्न हो जाए, और यही हो रहा है। इससे बहुत गड़बड़ियां हो रही, इससे आपसी संबंध खराब हो रहे हैं। आज देखिए आज क्या हो रहा है, इस मीडिया के मकड़ जाल के कारण, सोशल मीडिया का जो भ्रमजाल है, उससे हमारा जो मानवीय रिश्ता है, संबंध है, संवाद है, वो सब खत्म हो रहा है। अब देखिए सोशल मीडिया में आप लोग एक्टिव होते हैं, आप क्या देखते हैं? वो क्या प्रस्तुत कर रहा है, वो कैसा है, उसके कितने लाइक्स हैं, उसका कितना व्यूज आया, उसको कितने लोगों ने शेयर किया, मुझे क्या करा, आप कंपैरिजन करते हैं। वो ऐसा तो मैं ऐसा क्यों नहीं। ये तुलना का भाव जो मनुष्य को एक प्रकार से प्रतिस्पर्धी बना देता है, उसमें व्यक्ति उलझ करके रह जाता है। क्यों हम सोशल मीडिया के भ्रमजाल में उलझे जरूरत से ज़्यादा? उसका नियंत्रण रखो, जितना जरूरी उतना करो। मैंने देखा मेरे संपर्क में जितने भी सफलतम लोग हैं, वे लोग सोशल मीडिया से एक सुरक्षित दूरी बना के रखते हैं। उनके पास समय ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जिनसे आप संपर्क बना रहे हो उनसे आपका कोई प्रयोजन ही नहीं है। क्या मतलब? जिससे मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, ना मेरा पारिवारिक रिश्ता है, ना कोई व्यावसायिक संबंध है, ना ही मेरा व्यवहारिक नाता, तो उन बातों में उलझने से क्या फायदा? देख रहे मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, मुझे इतने लोग लाइक करने वाले हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। अरे वो फॉलोअर्स केवल वर्चुअली है, वक्त पर कोई फॉलो नहीं करेगा। इसलिए तुम खुद को फॉलो करना सीखो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य सुनिश्चित करो, तो जीवन बेहतर होगा। चल रहे लोग, दौड़ रहे हैं, दौड़ते रहो, क्या पाओगे? अगर अपने जीवन को उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंचाना चाहते हो
तो चाहिए कि हम अनावश्यक कार्यों से अपने आप को मुक्त रखें, सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखें। ये तीसरा कारण है। और चौथी चुनौती है मानवीय रिश्तों, संवाद और संवेदनहीनता की वृद्धि। मानवीय रिश्तों में कमी है, हमारा एक दूसरे के साथ संवाद कम होता जा रहा है, संवेदनाएं छीन होते जा रही है। भौतिकता की दृष्टि से हम भले समर्थ हो रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से ये सब चीजें खत्म हो रही। एक छत के नीचे रहने वाले लोग, परिवार के लोग एक दूसरे से दूर हैं, रह रहे, उनको कोई से कोई मतलब नहीं। पति पत्नी जो एक साथ रहते हैं, उनके संबंध भी अब महज औपचारिक बन गए, आपसी संवाद नहीं, और यदि किंचित बात भी होती है तो महज औपचारिक, और उसमें भी शिकायतें ज़्यादा, आत्मीयता कम। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। आज के समय में ये बातें, एक छोटा सा बच्चा भी इसी सोशल मीडिया में ही उलझ के रह जाता, उसको आपसे कोई ज़्यादा मतलब और लगाव नहीं रह गया। ये जो आजू बाजू में बैठे रहने के बाद भी जो स्क्रीन की अदृश्य दीवार है ना, वो आपको एक दूसरे से दूर कर देती है। एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी। आप देखो, एक बार एक व्यक्ति ने एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर क्या दिखाई? दो भाई, दोनों की पत्नियां और दोनों के बच्चे, 6 लोग सोफा पर बैठे थे और 6 के हाथ में मोबाइल थी, और मोबाइल में सब अपने अपने में मगन थे। आजू बाजू में बैठे हैं, सब रील स्क्रॉल कर रहे हैं, सब अपने अपने में मगन, अपने अपने में मगन। उसके पिताजी ने दूर से फोटो खींची, दूर से फोटो खींची, और उन्होंने वो फोटो मुझे दिखाई। बोले महाराज, ये आज की दुनिया की सच्चाई है। ये लोग 1 घंटे से बैठे हैं, पर मैं देख रहा हूँ इन लोगों की घंटे भर में कोई बातचीत नहीं, थोड़ी बहुत कुछ बातचीत है, हूँ हाँ करके काम कर रहे हैं, सब अपने अपने में लगे। क्या होगा? आपसी रिश्ते अगर अनुकूल नहीं होंगे तो जीवन कभी अनुकूल नहीं बनेगा। यदि भावना योग हम अगर करते हैं तो आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, हमारे अंदर की संवेदनाएं जागृत होती है, हमारी भावनाएं निर्मल बनती है, तो फिर हमारे अंदर प्रेम, आत्मीयता, परस्परता और बंधुत्व जैसे उदात्त मूल्य स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगते हैं, और इस चुनौती से हम बाहर निकल सकते हैं। यह दृष्टिकोण अपने अंदर में होना चाहिए। 5वीं जो चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती, वह है तनाव, अवसाद और आत्महत्या की संख्या में बढ़ोतरी। हर कोई तनावग्रस्त है, काम का बोझ है, अतिरिक्त दबाव है, सबके सामने अपने अपने टारगेट्स हैं, जो हमारे कमिटमेंट्स है उसको पूरा करना है। कैसे करेंगे? डेड एंड बना रखा है पहले से, अब हम इसको कैसे करेंगे? ये जो चीजें हैं वो मनुष्य को अनावश्यक तनाव से ग्रसित करती है। तनाव क्यों होता है? आपने कभी विचार किया? तनाव के कई कारण, उसको अलग अलग तरीके से विश्लेषित भी किया जा सकता है, लेकिन मैं कह सकता हूं अत्यंत साधारण शब्दों में, जब परिस्थितियां कुछ होती है और मनस्थिति कुछ होती है, परिस्थिति अलग, मनस्थिति अलग, और दोनों में सामंजस्य नहीं बने तो तनाव आता है। दूसरे शब्दों में कहूं कि जब हम अपनी मनस्थिति के अनुकूल परिस्थिति नहीं चाहते, या परिस्थिति के अनुकूल अपने मनस्थिति को ढाल नहीं पाते, मन में तनाव आता है। भावना योग हमें सिखाता है कि देख भाई, परिस्थितियां तेरे हाथ में नहीं है, तेरे क्या किसी के हाथ में नहीं है। परिस्थितियां हैं, वो एक संयोग जो भी बनेगी,
उन्हें बदल पाना हर किसी के वश की बात नहीं है, लेकिन मनस्थिति तेरी है। अगर तू अपनी मनस्थिति को बदलना सीख गया, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। इसलिए संत कहते हैं परिस्थिति नहीं मनस्थिति बदलो। विपरीत परिस्थितियों में भी यदि मन अनुकूल बन जाए तो आपको कभी तनाव, चिंता, दुख नहीं होगा। सब चाहते हैं कि परिस्थितियां मेरे मन के अनुकूल हो, असंभव। परिस्थितियां मेरे मन के अनुकूल हो ये असंभव, पर मैं अपने मन को परिस्थितियों के अनुकूल बना लूं, सहज संभव। मैं अपने मन को परिस्थितियों के अनुकूल बना लूं, ये सहज संभव। यही तो करना है, अपने मन को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की चेष्टा करो, जीवन में आनंद आएगा। और भावना योग क्या कहता है? मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये एक संदेश है स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का। एक बार हो जाए तो व्यक्ति हर पल मस्त रह सकता है कि नहीं रह सकता? तो इस तनाव से अपने आप को बाहर लाने के लिए भावना योग कारगर निमित्त है कि नहीं? चिंता और अवसाद में भी व्यक्ति तभी फंसता है जब उसके अंदर नकारात्मकताएं रहती है। जब व्यक्ति अपने आत्मा के मर्म को जान लेता है, जीवन के मूल स्वरूप को पहचान लेता है, जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से जान लेता है, आध्यात्मिकता से सराबोर हो जाता है, उसका चित्त आत्मक केंद्रित हो जाता है, तो फिर उसके मन में आह्लाद होता, अवसाद नहीं। किस बात का अवसाद? किसकी पीड़ा, किसकी चिंता, किसका खेद और किससे खिन्नता? मन में उमंग हो, उल्लास हो, तो अवसाद को कभी अवकाश ही नहीं। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हमें जीवन को सही परिणाम तक पहुंचाता है। आत्महत्या जैसी घटनाएं आज आम हो रही, आए दिन। ये क्यों हो रही? इनके कारणों को हमें देखना है। ये भावनाओं के तीव्र असंतुलन का ही तो कुपरिणाम है। आत्मबोध और आत्मज्ञान के अभाव में जब मनुष्य भावनाओं के असंतुलन से ग्रसित हो जाता है, भावनाओं का नियंत्रण खो बैठता है, तब कभी ऐसे कुकृत्यों के ऊपर उतर आता है। परिणाम हम सबके सामने है। यदि व्यक्ति नियमित भावना योग करे तो अंदर से समर्थ बनता है, चीज़ों को और मजबूत करने में समर्थ बनता है। तो फिर वह परिस्थितियों से भागता नहीं, परिस्थितियों से जाग कर उनका सामना करता है। क्यों हम करें ऐसा कृत्य? क्यों करें? एक बच्चा जिसके मार्क्स कम आए, आजकल तो ऐसा होता है। अभी मैंने सुना 11-12 साल के एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। एक बच्चे का मार्क्स कम आया, वो सुसाइड करने चला गया। रास्ते में ही उसे एक संत मिल गए। पूछा, भैया क्या हो रहा है, तुम मरने क्यों जा रहा? बस मुझे नहीं जीना, मेरे मार्क्स कम आए, मेरा साल बिगड़ गया। मेरे मार्क्स कम आए, मेरा साल बिगड़ गया, मुझे नहीं जीना, मैं मर रहा हूं। तो उनने कहा, ये बता भैया, फिर से नर्सरी से पढ़ना शुरू करेगा क्या? फिर से नर्सरी से पढ़ने की शुरुआत करने का प्लान है क्या? अभी तुम मर जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? फिर तो पैदा होगा, फिर बच्चा बनेगा, फिर नर्सरी क्लास में जाना पड़ेगा। अरे भाई, एक बात को याद रख, मरने में कोई समाधान नहीं है, डटने में ही सफलता और सार्थकता है। मार्क्स कम आए, तेरा साल बर्बाद हुआ, तू बर्बाद होते हुए साल को देख रहा है, बर्बाद होने वाले जीवन को भी तो देख, जीवन की दिशा बदल जाए। भावना योग हमें आध्यात्मिक रूप से इस तरह मजबूत बनाता है, जो हमारे जीवन को और अधिक
सुगम और सरल बना करके चलता है, जिससे हमारा पथ प्रशस्त होता है। हम आगे बढ़ें तो इन सब समस्याओं का समाधान हमें बहुत तेज़ी से मिल सकता है। बंधुओं, आज के समय में जो चीज़ें हैं वो एक प्रकार की रेस है, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ रेस ही नहीं, रेस तो केवल प्रतिस्पर्धा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस रेस ने हमारे रसायन को भी बदल दिया। हमारी जो आपसी केमिस्ट्री है, जो जीवन की केमिस्ट्री है, जो समाज की केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री को पूरी तरह बिगाड़ करके रख दिया है। इसलिए आज लोगों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहा है। हम इस मतलब को समझें, प्रयोजन से प्रयोजन रखना शुरू करें। यदि आप नियमित भावना योग का अभ्यास करेंगे, सुनिश्चित रूप से इन सब चीज़ों को आप, इन सब चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और इन चुनौतियों को एक उपलब्धि के रूप में परिवर्तित कर सकेंगे। हम इन सब को सही दिशा में ले जाकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, इसमें ही हमारी सार्थकता है।